बच्चों, आरएनएम फिजिक्स में आपका स्वागत है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस और मोनोक्रोमेटिक सोर्स पढ़ने के बाद अब हम इस लायक हो गए हैं कि इंटरफेरेंस का डेफिनेशन हम लोग पढ़ सकें। तो आज लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद स्मॉल टाइम पीरियड के लेक्चर में हम लोग इंटरफेरेंस का डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस बोलते हैं इसको व्यतिकरण। तो इंटरफेरेंस इज बेसिकली टू इंटरफेयर करना। अब इंटरफेयर में दो चीज़ें आती हैं। एक तो कोई काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, उसको आप इंटरफेयर कर रहे हैं, तो पहली बात आती है कि आपने उसको सपोर्ट कर दिया, और दूसरी बात आती है कि आपने टांग अड़ा दिया, उसका अपोज कर दिया। तो सपोर्ट कर दिया तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव पर्पज, अपोज कर दिया ये हो गया डिस्ट्रक्टिव पर्पज। तो इसलिए इंटरफेरेंस भी दो तरीके से होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब अगली बात आती है कि हम इंटरफेयर कहाँ कर सकते हैं, इंटरफेरेंस करने की प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है। इंटरफेरेंस या इंटरफेयर करना हमेशा दो समान औकात वाले लोगों में होती है, क्योंकि एक क्या है, एक माफिया बाहुबली है, एक दीनहीन विद्याहीन है। तो इंटरफेयर करने की कोई प्रोबेबिलिटी वहाँ है ही नहीं, क्योंकि पहले से ही रिजल्ट आउट है। तो यहाँ अगर दो वेव के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है तो दोनों वेव का औकात समान होना चाहिए। तो भैया वेव की औकात क्या है? वेव जैसे व्यक्ति की औकात है, उसका पैसा, उसकी पावर, उसका पोजीशन, ऐसे वेव की औकात है उसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट वेव्स क्या होती हैं? कोहेरेंट वेव्स ऐसी होती हैं जिनका एम्पलीट्यूड सेम होता है, या तो एग्जैक्टली सेम होगा या नियरली सेम होगा, या दोनों बराबर एम्पलीट्यूड के होंगी या लगभग लगभग बराबर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो औकात समान हो गया, क्योंकि कोहेरेंट वेव्स में फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, ये सारी की सारी चीज़ें सेम होती हैं। फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट। ठीक है। तो जब ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ की दो वेव्स, दो कोहेरेंट वेव्स एक मीडियम में चलेंगी, जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, वेलोसिटी सेम है, टाइम पीरियड सेम है, तो आपस में सुपर इम्पोज करेंगी, अध्यारोपित होंगी, एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगी। तो उससे क्या होगा? उससे एक रिजल्टेंट वेव बनेगी, सबका मालिक एक, और उस रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। ये बढ़ेगी कब? जैसे दो वेव जा रही हैं, ये दोनों वेव हैं, इनकी हाइट, ये हाइट क्या है? यही तो एम्पलीट्यूड है, लगभग लगभग बराबर है। बराबर एग्जैक्टली सेम भी हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली सेम भी हो सकता है। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, अगर ये विड्थ सेम है तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सब क्या है? सेम है। फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट है, ये जा रही हैं, सुपर इम्पोज करेंगी। सुपर पोजिशन हो सकता है कहीं पर दोनों सेम फेज में मिले। अगर जहाँ पर दोनों सेम फेज में मिलेंगी, मान लो इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो जो अब रिजल्टेंट वेव बनी ना, एक वेव ये थी, एक वेव ये थी, दोनों जब जुड़ी क्या हुआ? एक रिजल्टेंट वेव बनी। तो जो रिजल्टेंट वेव बनी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी?
उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, पहले का एम्पलीट्यूड दूसरे का एम्पलीट्यूड क्या किया, ऐड कर लिया, सम कर लिया, तो एम्पलीट्यूड क्या हुआ A1 + A2। अगर एग्जैक्टली सेम है तो क्या हो गया, ये 2A। ठीक, ऐसे अगर दोनों अपोजिट फेज में मिली होती तो ये A1 A2, A1 प्लस में A2 माइनस में, नेगेटिव साइकिल में, तब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, A1 - A2। अब इंटेंसिटी क्या होती है, तीव्रता। इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना, I = A², I प्रोपोर्शनल टू A² भी लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि A बढ़ गया तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी का बढ़ना मतलब लाइट का ज़्यादा दिखाई पड़ना। I एम्पलीट्यूड घट गया मतलब इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज कर गई। ठीक, तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। अब चूंकि A1 A2 लगभग बराबर है, डिफरेंस बहुत ही कम आएगा, मतलब बहुत कम इंटेंसिटी। और अगर बराबर हो गए एग्जैक्टली सेम तो A1 - A2 क्या होगा, 0, इंटेंसिटी 0, कोई लाइट नहीं, अंधेरा कायम हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जब दो कोहेरेंट वेव सुपर इम्पोज करें तो कहीं पर दोनों सेम फेज में मिले, वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अगली बार अपोजिट फेज मिलेंगे, इंटेंसिटी 0 या ना के बराबर होगी। तो जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ तो लाइट दिखाई पड़ रही है, दैट इज़ ब्राइट। फिर लाइट नहीं दिखाई पड़ी, डार्क, फिर दिखाई पड़ी ब्राइट, फिर नहीं दिखाई पड़ी डार्क। ये अल्टरनेटिवली होगा, क्योंकि वेव में अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल आता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या होगा, ब्राइट, लाइट दिखाई पड़ी, नहीं दिखाई पड़ी डार्क, फिर दिखाई पड़ी ब्राइट, फिर नहीं दिखाई पड़ी डार्क। तो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, एक पैटर्न मिलता है। इसी पैटर्न को बोलते हैं फ्रिंज, आपने सुना है नाम। दिस पैटर्न इज नोन एज फ्रिंज। और इस फिनोमिनन को, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस। क्या कहा जाएगा इस प्रोसेस को, इंटरफेरेंस। जहाँ जहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, तीव्रता अधिकतम होगी, उसे क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा। और जहाँ जहाँ इंटेंसिटी मिनिमम होगी या 0 होगी, उसे बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब दो कोहेरेंट वेव्स एक मीडियम में एक साथ चलेंगी, जिनकी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, वेवलेंथ सब सेम है, तो आपस में सुपर इम्पोज करेंगी, उससे एक रिजल्टेंट वेव बनेगी। और रिजल्टेंट वेव में क्या होगा, दोनों वेव पाए जाएंगे, तो जिसकी इंटेंसिटी कहीं पर मैक्सिमम, फिर कहीं मिनिमम होगी। मैक्सिमम कहाँ होगी, जहाँ दोनों सेम फेज में मिलेंगी। मिनिमम कहाँ होगी, जहाँ दोनों अपोजिट फेज मिलेंगी। तो कहीं पर मिनिमम, कहीं पर मैक्सिमम। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस। जहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ मिनिमम वो डिस्ट्रक्टिव। सीधे हम तो ये बताते हैं कि भैया जैसे दो घर में दो भाई हैं, ठीक है, तो उनकी सारी चीज़ें सेम हैं, एक ही प्रजाति के, एक ही पिता के पुत्र हैं, तो लगभग सारी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। अब उनका अगर उनके बीच में इंटरफेरेंस होता है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो घर बहुत आगे जाएगा, तो कंस्ट्रक्टिव। और एक दूसरे के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया, घर नष्ट हो गया, तो डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो अब इसका एक छोटा सा डेफिनेशन ये भी बनता है कि द रीडिस्ट्रीब्यूशन इन द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। ये जो रिजल्टेंट वेव बनी दो वेव के सुपरपोजिशन से, इसके इंटेंसिटी में रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि एक वेव की इंटेंसिटी I1 है, दूसरे की I2 है। अब दोनों जब आपस में मिलेंगी तो कहीं जुड़ेंगे, कहीं घटेंगी, कभी खुशी कभी गम। तो जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो रिजल्टेंट वेव में क्या होगा, इंटेंसिटी अलग आएगी इन दोनों की इंटेंसिटी से। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस। तो एक लाइन वाली डेफिनेशन क्या बनती है, द रीडिस्ट्रीब्यूशन in the intensity of resultant wave formed due to superposition of two or more coherent waves
इज नोन एज इंटरफेरेंस। यहाँ कोहेरेंट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें मैच नहीं करेंगी तो इंटरफेरेंस नहीं हो पाता है। ठीक है। सो अब समझने के बाद इसको लिख भी लिया जाए, क्योंकि जो हमारा आपका कमिटमेंट है कि सारे नोट्स में प्रोवाइड करूँगा वो जारी रहे, वो बंद ना हो। तो क्या बोलेंगे कि व्हेन टू कोहेरेंट वेव्स हैविंग, चलो हम ऐसे लिख देते हैं, हैविंग सेम और नियरली, इट इज नियरली सेम और नियरली सेम एम्पलीट्यूड, और क्या, सेम फ्रीक्वेंसी, और क्या, सेम टाइम पीरियड, और क्या, सेम वेवलेंथ, सेम वेलोसिटी, and a constant phase relationship, and a constant phase relationship travel in a medium, तो क्या होगा, दे सुपर इम्पोज। तो उससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट ए रिजल्टेंट वेव इज फॉर्म्ड, एक रिजल्टेंट वेव बनेगी, ए रिजल्टेंट वेव इज फॉर्म्ड whose intensity is maximum at some points in space whereas it is minimum at other points in space. This phenomenon is known as इंटरफेरेंस। ठीक है, यही क्या कहलाएगा, इंटरफेरेंस। अब क्या बताएंगे, व्हेन इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, व्हेन इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, तो क्या कहलाएगा ये, इट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और maximum, and when intensity is minimum, it is known as
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मिनिमा। ओके, तो ये पूरी बात है इंटरफेरेंस की कि जब इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा, और इंटेंसिटी मिनिमम है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा। तो एक डेफिनेशन ये है, लेकिन मान लो समय बहुत कम है, लिखना बहुत ज़्यादा है, तो नन्हा सा डेफिनेशन आप लिख दो। क्या है? द रीडिस्ट्रीब्यूशन इन द इंटेंसिटी। अब आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं रफ कर रहा हूँ नीचे तक। द रीडिस्ट्रीब्यूशन इन द intensity of resultant wave formed due to superposition of two coherent waves is known as interference। चलो तो लाइनें भी रफ कर दें। द री, ये मैं डेफिनेशन आर करके, इसका डेफिनेशन ये है, द री डिस्ट्रीब्यूशन इन द इंटेंसिटी ऑफ resultant wave formed due to superposition of two coherent waves, is known as इंटरफेरेंस। ये क्या कहलाएगा? इंटरफेरेंस। और फ्रिंज का भी हम लोग डेफिनेशन चाहें तो मेंशन कर दें, कोई ज़रूरत नहीं वैसे, कि वही जो डार्क ब्राइट का बैंड मिलता है उसे क्या बोलते हैं? फ्रिंज। ठीक है। द पैटर्न obtained the pattern of dark and bright bands the pattern of alternate लगातार नहीं मिलती, कि डार्क ब्राइट मिल रहा है तो ब्राइट डार्क ब्राइट ऐसे मिलता है, ऑफ अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स obtained during phenomenon of interference is known as फ्रिंज। ये पैटर्न क्या कहलाएगा? फ्रिंज। ओके, तो आज की सभा फिर यहीं पे समाप्त। अब हम लोग इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्टिव बनता है, कैसे डिस्ट्रक्टिव बनता है, क्या पाथ डिफरेंस होता है, क्या फेज डिफरेंस होता है। तो ये सारी बातें अब अगली क्लास में। ओके, ऑल द बेस्ट।